5 साल पहले मुकेश गर्ग को ठाणे महाराष्ट्र के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स के लिए शुल्क चुकाना था। उन्होंने शिक्षा ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से संपर्क किया था। उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उनके दूर के रिश्तेदारों की मदद से ही उनकी पढ़ाई का सपना पूरा हुआ था। अब इस साल की शुरुआत में मुकेश ने कोलोराडो में डाटा साइंस में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए 45 लाख रुपए के ऋण के लिए एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से संपर्क किया था। दोनों बैंक बहुत अधिक राशि की मांग के बावजूद ऋण देने के लिए तैयार हो गए। अंततः मुकेश एसबीआई के पास गए, जिसने 45 दिनों के अंदर 10.7% ब्याज दर ऋण देना मंजूर कर लिया। मुकेश बीते अगस्त में पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। संयोग से कर्नाटक बैंक में भी मुकेश को शिक्षा ऋण देने के लिए तैयार था। अनेक निजी बैंक या संस्थान भी ऋण देने के लिए तैयार थे। मुकेश के पिता संजीव बताते हैं, हमने एचडीएफसी में भी आवेदन किया था, जिसने हमें अपनी सहायक कंपनी कोडिला में भेजा था और वहां भी आसानी से कर्ज की पेशकश की गई। निजी ऋणदाता एम पावर फाइनेंस और प्रोडिजी फाइनेंस अमेरिका में स्थित भी लगभग 6% की फ्लैट दरों पर ऋण देने के इच्छुक थे। हमने उनसे ऋण नहीं लिया क्योंकि भारत में उनकी ज्यादा उपस्थिति नहीं है। कोरोना महामारी में कमी के बाद मुकेश जैसे हजारों छात्र फिर से बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और नई जमाने के ऋणदाताओं से उच्च शिक्षा के लिए ऋण मांग रहे हैं। ऋण की मांग को लौटाना अच्छी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार केवल बैंकों ने अक्टूबर तक 12.3% वार्षिक दर करते हुए शिक्षा ऋण का विवरण किया है। एक साल पहले यह वृद्धि दर 1% भी नहीं थी। अब प्रत्यक्ष व दूरदर्श कक्षाएं शुरू हो गई हैं और देशों ने भी छात्रों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। पारंपरिक बैंक और गैर बैंकिंग संस्थान समान रूप से ऋण देने के लिए लालायित हैं। शिक्षा ऋण सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों के लिए एक मामूली बात है। डाटा से पता चलता है कि सरकारी बैंक गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए से जूझ रहे हैं। वह एनपीए को 10% तक रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि निजी ऋणदाताओं ने अपने एनपीए को 1% से कम रखा है। वास्तव में शिक्षा ऋण वर्ग में निजी ऋणदाताओं का समय आ गया है। रेटिंग एजेंसी केयर की एक रिपोर्ट मुताबिक कुल एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च 2017 को सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस साल 30 सितंबर तक यह राशि बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई है। कुल शिक्षा ऋण 1.10 ट्रिलियन रुपए का 18 से 20% इन कंपनियों ने दिया है। बाकी ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने दिया है। राज्य के स्वामित्व वाली एसबीआई 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ इस ऋण वर्ग में सबसे आगे बना हुआ है। भारत के इस सबसे बड़े ऋणदाता अक्टूबर तक कुल 26,000 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण बकाया था, जिसने पिछले 12 महीने में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। निजी क्षेत्र में क्रोडीला सबसे बड़ी ऋणदाता कंपनी है। वित्त वर्ष 2022 में इसका ऋण वितरण बढ़कर 4,309 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 173% से ज्यादा है। कर्ज का आकार और प्रकार। जब शिक्षा ऋण देने की बात आती है तो बैंक आमतौर पर इंजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रम के प्रति पक्षपाती दिखते हैं। आमतौर पर यह ऋण 8 से 16% की ब्याज दर पर दिए जाते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक और एनबीएफसी आमतौर पर उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जबकि सरकारी स्वामित्व वाले ऋणदाता बैंक ऐसे ऋणों पर छात्रों के सामने कम दरों की पेशकश करते हैं। एजुवांस के संस्थापक और सीईओ वरुण चोपड़ा कहते हैं, परंपरागत रूप से शिक्षा ऋण की अवधि 10 से 12 वर्ष होती है, जिसमें पुनर्भुगतान अधिस्थगन पाठ्यक्रम अवधि प्लस 1 वर्ष होता है। मतलब पढ़ाई की अवधि और उसके 1 साल बाद तक समय मिलता है और उसके बाद ही ऋण की वसूली शुरू होती है। 4 लाख तक के छोटे ऋण लेने के लिए गारंटी देने वाले की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि 7.5 लाख तक के ऋणों को उपयुक्त तीसरी पार्टी गारंटी जरूरत पड़ती है और 7.5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए किसी मूर्त गारंटी की जरूरत
होती है। ऋण की छात्र के माता पिता द्वारा शेष दायित्व सभी मामलों में जरूरी और गैर करने की बात है कि ऋण वृद्धि में 15 लाख और उससे अधिक ऋणों की संख्या ज्यादा है। एसबीआई के एक अधिकारी बड़े आकार के ऋणों की मांग के लिए विदेश में अध्ययन के बढ़ते चलन को जिम्मेदार ठहराते हैं और वह कहते हैं कि देश का समग्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ऋण बाजार करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो गया है। शिक्षा ऋणों पर नजर रखने वाले एक स्वतंत्र विश्लेषक ने इस बात की पुष्टि की है कि एसबीआई ने विदेशी शिक्षा के लिए ऋण पर अपना ध्यान बढ़ाया और बैंक यह जानता है कि इस ऋण में जोखिम कम है और लाभ ज्यादा है। तेजी से बढ़ता क्षेत्र। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी छात्र आबादी रहती है। 2,550 लाख से अधिक छात्र और भारत छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने वाले शीर्ष 5 देशों में शुमार है। यही वजह है कि विदेश में पढ़ने के लिए शैक्षिक ऋण की मांग बढ़ रही है। अकेले भारत के भीतर विकास के अवसर को रेखांकित करते हुए एसबीआई ने मिंट को लिखित प्रतिक्रिया में बताया है कि भारत में कॉलेजों की संख्या लगभग 42,000 से बढ़कर करीब 45,000 हो गई है। भारत में 2019-2020 में उच्च शिक्षा में 38.5 मिलियन छात्रों का नामांकन हुआ था, जिसमें 1960 लाख पुरुष और 1890 लाख छात्राएं भी थी। हालांकि इन संख्याओं के बावजूद एनपी से सावधान वाणिज्यिक बैंक अभी भी शिक्षा ऋण के प्रति सतर्क है। परंपरागत रूप से 10 शिक्षा ऋण आवेदनों में से केवल 2 को ही मंजूरी मिलती है। एनबीएफसी का वितरण पहुंच सीमित है, लेकिन बैंकों की पहुंच ज्यादा है। हालांकि उच्च एनपी जटिलता और अपेक्षाकृत छोटे आकार को देखते हुए ज्यादातर बैंक इस क्षेत्र में नवाचार करने में सक्षम नहीं है। क्रोडीला के संस्थापक अजय बुरो बताते हैं कि एनबीएफसी ने इस वर्ग की गहरी पीठ क्यों बनाई है। उन्होंने 2006 में अपने भाई अनिल के साथ क्रोडीला लॉन्च किया। अब इसे एचडीएफसी ने अधिग्रहित कर लिया है। प्रदेश के सपनों को हवा। विदेश में पढ़ाई का रुझान बढ़ा है। ऑफ बीट और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में रुचि बढ़ रही है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एसटीएम और पाठ्यक्रम की मांग लगातार बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रॉस करने वाले छात्रों के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ अधिकारी अमित कहते हैं कि वर्तमान में भारत की 12 लाख से अधिक छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। पिछले साल विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2019 के पहले स्तर पर वापस आ गई है। इस साल में इसमें रिकॉर्ड ऊंचाई दिखने की संभावना है। साल 2022 उद्योग के लिए अब तक का सबसे अच्छा साल रहा है। एंड टू एंड स्टडी विदेश सर्विस प्लेटफॉर्म लीग के संस्थापक वैभव सिंह कहते हैं 2020 में ब्रेग्जिट की बाद पिछले साल भारत के छात्रों की संख्या में 400% वृद्धि के साथ यूनाइटेड किंगडम सबसे तेजी से बढ़ने वाला शिक्षा बाजार बन गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार अकेले 2022 के पहले 3 महीनों में 1,33,135 छात्र शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भारत से बाहर गए, जबकि 2021 में 4,44,553 छात्रों और 2020 में 2,59,655 छात्रों ने भारत छोड़ा है। विदेश में शिक्षा के लिए ऋण बढ़ने का एक कारण यह भी है कि ऋण लेने वालों को डिफॉल्ट होने की संभावना कम है। घरेलू शिक्षा ऋण के लिए लगभग 8% की तुलना में विदेशी शिक्षा ऋण में नुकसान की दर 0.1% है। अंतरराष्ट्रीय ऋण पोर्टफोलियो में जोखिम स्पष्ट रूप से कम है। ऐसे ऋणों ने बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी। एडवांस की चोपड़ा का कहना है कि देश में कई छात्र अपनी नौकरी की संभावनाओं की बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञता की भी तलाश कर रहे हैं। वह कहते हैं कि छात्र अब एमबीए और इंजीनियरिंग से परे होटल प्रबंधन, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, जनसंपर्क और वाइन चखने जैसे कुछ पाठ्यक्रम की ओर भी जा रहे हैं। शिक्षा ऋण क्षेत्र अब बदलाव व जिज्ञासा की क्षेत्र बन गया है। अभी आसान नहीं है कर्ज लेना। 10 में से 8 आवेदन हो जाते हैं खारिज। कई छात्रों के लिए शिक्षा ऋण लेना अभी भी कठिन है। 10 में से 8 आवेदन खारिज हो जाते हैं। ज्यादा मांग और कम आपूर्ति के बीच निजी बैंकों व संस्थान एक बड़ा मौका देखते हैं और मानते हैं कि यह एक ऐसा बाजार है जो और खिलने या खुलने के इंतजार में है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आपूर्ति की कमी और भारत की शिक्षा ऋण पर केंद्रित कम से कम और 20 से 30 ऋणदाताओं की आवश्यकता। अकेले आईआईएम ने एमबीए स्नातकों पाठ्यक्रम की लागत 20 लाख रुपए से अधिक है।
एक मध्य आय वाले भारतीय परिवार की बचत इस शिक्षा को खर्च को नहीं उठा सकती। शिक्षा ऋण लेना कितना मुश्किल होता है, इस बात की गवाही सनी पटेल दे सकते हैं। 3 साल पहले उन्होंने कनाडा में ग्लोबल मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन किया था। यह वाणिज्यिक स्नातक जिसके पास मुंबई विश्वविद्यालय का एमबीए डिग्री भी है थी, वह शिक्षा ऋण पाने में असमर्थ रहा। पटेल बताते हैं कि मुझे अपना शिक्षा शुल्क चुकाने के लिए पिता से मदद लेनी पड़ी थी। पिता को अपने गृह ऋण पर एक टॉप अप व्यक्तिगत ऋण लेना पड़ा था। पटेल अब कनाडा में बस गए और वहां व्यापार विश्लेषक है। यदि वे आज शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करते तो हो सकता है कि वही ऋणदाता ऋण की देने के लिए स्वयं आगे आते। घर में भी बरकत, घरेलू शिक्षा ऋण में भी तेजी देखी जा रही है। उदाहरण के लिए भारत में अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अकेले करोड़ीला का ऋण वितरण बढ़कर 301 करोड़ रुपए का हो गया। इस साल इसने एमबीए केंद्रित ऋण उत्पाद भी लॉन्च किया है, जो भारत के श्रेष्ठ 118 एमबीए कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के अनुकूल है। एजुवांस कंपनी भी टेस्ट की तैयारी, कौशल विकास इत्यादि के लिए ऋण देती है। इसके द्वारा किया जाने वाला ऋण वितरण 1600 करोड़ रुपए किया जा 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 600 करोड़ रुपए ही था। क्रिसलिंग रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक और उप मुख्य रेटिंग अधिकारी कृष्ण सीतारमन कहते हैं, वास्तव में उच्च शिक्षा के लिए शुल्क वृद्धि को देखते हुए ही शिक्षा ऋण के आकार में वृद्धि हो रही है। साथ ही भारत की जनसंख्या की इस तरह से बदल रही है कि उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों का अनुपात बढ़ रहा है। एजुवांस की चोपड़ा भी इससे सहमत है। उनका कहना है कि भारत में 21 से 35 वर्ष की आयु के 30 से 40 करोड़ लोग उच्च शिक्षा या कौशल निर्माण पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ने के इच्छुक है। चोपड़ा की कंपनी ज्यादातर भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थी को ही वित्तीय मदद मुहैया कराती है। गरीब छात्रों को सब्सिडी, शिक्षा ऋण की सुविधा बढ़ रही है। सरकार अपने क्रेडिट गारंटी फंड के तहत छोटे घरेलू ऋणों सब्सिडी देती है। इस बीच वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत शिक्षा ऋण का विस्तार करना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को अपने ऋण का 40% कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों, अक्षय ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्रों में सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में वितरित करना होता है। यहाँ 20 लाख रुपए से कम की शिक्षा ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना के तहत आता है, जहां अनुसूचित बैंकों के लिए गए 7.5 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण अधीनस्थगन अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए जिनकी माता पिता की आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपए तक है। शिक्षा ऋण में वृद्धि 15 लाख रुपए और उससे अधिक के ऋणों की संख्या ज्यादा है। एसबीआई के एक अधिकारी बड़े आकार के ऋणों की मांग के लिए विदेश में अध्ययन के बढ़ते चलन के कारण मानते हुए कहते हैं कि देश का समग्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ऋण बाजार करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो गया है। देश के अंदर भी पढ़ाई करने के लिए ऋण लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।